हुँ। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है? अपन आपके 5वें अध्याय के अभ्यास प्रश्नों की बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना? और आज की क्लास में अपन आपके सभी अभ्यास प्रश्नों की बातचीत करने वाले हैं और थोड़ा-सा छठा अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो अभ्यास प्रश्न की बात करें तो आपका पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है उद्योग शब्द का तात्पर्य है। तो इसका आप उत्तर में लिखेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर लिख रहा हूँ, आप इसका उत्तर अपनी नोटबुक में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इसका संबंध आर्थिक गतिविधि से अपन ने पढ़ा था, तो आप लिखेंगे इसका अ, संबंध आर्थिक गतिविधि से है। दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं वस्तुओं का उत्पादन वस्तुओं का उत्पादन कॉमा खनिजों का निष्कर्षण खनिजों का निष्कर्षण निष्कर्षण का मतलब है जमीन के अंदर से निकालना, ठीक है ना? खनिजों का निष्कर्षण निष्कर्षण खनिजों का निष्कर्षण ओके इसको तो खनिजों का निष्कर्षण और सेवाओं से संबंध है, ठीक है? पहले प्रश्न का उत्तर हो गया आपके। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो कि अ, उद्योग की अवस्थिति को प्रारंभ करते हैं? तो इसके अंदर आप क्या करें, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा लिखने वाला कुछ नहीं। ओके, अपन ने शुरुआत में ही इसका चार्ट देखा था, ये वाला, बिल्कुल। दूसरे प्रश्न के अंदर आप चित्र बना करके इस तरीके से ये जो बना हुआ है ना, कच्चा माल, श्रम, पूँजी, बाज़ार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन, ये पूरा चित्र यानी उद्योगों की अवस्थिति से संबंधित कारक ये पूरा चित्र आप बना करके उसके अंदर लिख सकते हैं और आपका यही आंसर चित्र सहित आपके अगर एग्ज़ाम में आ जाता है ना कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, तो आप इस तरीके का डायग्राम बना के लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर आपको अच्छे नंबर देने का प्रयास करेगा, ठीक है? उसके बाद में अपन आपका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, ये कौन-सा उद्योग है जो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है? तो देखो आपका जो तीसरा प्रश्न है उसका मैं आंसर बता रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है और उसका उत्तर देखो, दूसरे का उत्तर मैंने वहाँ पे बता दिया। तो इसका उत्तर देखो कि मेरुदंड कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? तो मेरुदंड कहा जाता है लौह इस्पात लौह इस्पात उद्योग को उद्योग का मेरुदंड कहा जाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि यह सभी उद्योगों का आधार उद्योग माना जाता है, ठीक है? आधार उद्योग माना जाता है। तीसरा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ? तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि यहाँ कच्चा माल
व सस्ता श्रम व जल आसानी से उपलब्ध उपलब्ध हो जाता था, हो जाता, ठीक है। और उसके बाद में सही उत्तर चयनित कीजिए। तो फोर्ट गैलेस्टर कहाँ अवस्थित है? तो ये अपने था पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और फोर्ट गैलेस्टर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे 1818 में क्या हुआ था, प्रथम मिल की स्थापना हुई थी, यानी भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी, और वो बाद में बंद पड़ गया था, यानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो आपका जुट प्राकृतिक रेशा। अंतर स्पष्ट कीजिए कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। देखो, कृषि आधारित उद्योग होता है इस तरीके से सारणी बना लेना, एक में लिख लेना कृषि आधारित उद्योग और दूसरे में लिख लेना आप खनिज आधारित उद्योग, ठीक है ना। ये नाम इस तरफ लिख लेना, कृषि और खनिज। और कृषि में कौन कौन से आते हैं वो सारे इधर लिख लो। तो कृषि में आपके आ जाए खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, वनस्पति तेल, इधर लो इस्पात, ठीक है। और ये कृषि से संबंध है, ये कृषि से संबंधित है, ठीक है। और एक खनिज वाला है, ये खनिज से संबंधित है, ये खनिजों से प्राप्त होता है या खनिज से संबंधित है, खनिज से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, देखो बेटा, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र, ये भी इस तरीके की सारणी बना के लिखना है, इधर सार्वजनिक क्षेत्र और इधर निजी क्षेत्र, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि यहाँ केवल सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है ना। और संयुक्त क्षेत्र के अंदर सरकार प्लस निजी दोनों का नियंत्रण, ठीक है ना। जैसे यहाँ सार्वजनिक वाले में आप लिख लेना सरकार का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण, ठीक है। यहाँ सरकार प्लस निजी लोगों का नियंत्रण, ठीक है ना। सरकार प्लस निजी लोगों का नियंत्रण यहाँ पे होता है। उसके बाद में नीचे दिए गए निम्नलिखित के दो दो उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण देने, तो उदाहरण के अंदर लिखो सबसे पहले कपास, कपास कच्चा माल कपास भी है और गन्ना भी है, ठीक है। अंतिम उत्पाद देखो, कपास से क्या बनेगा, कपास से तो आपके बन जाएंगे वस्त्र, और गन्ना से क्या बन जाएगा आपका गुड़। तृतीय क्रियाकलाप में हो जाएगा आपका व्यापार और सेवा। कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग में कौन सा है आपका, हो जाएगा वनस्पति और वनस्पति तेल, और कौन सा लिखोगे, डेयरी, डेयरी उत्पादन, डेयरी उत्पादन, ठीक है। कुटीर उद्योग के अंदर आप लिख दीजिए क्या, टोकरी उद्योग, टोकरी उद्योग, और दूसरा लिख दीजिए मिट्टी के बर्तन, ठीक है। सहकारिता के अंदर लिख दीजिए सरकार और श्रमिकों का समूह, श्रमिकों समूह, लिख लिया। यहाँ तक ये सारी जानकारी लिखो। लिख ली सारी जानकारी, ओके। अब अपन चलते हैं आपके छठे अध्याय में, ठीक है। यहाँ तक सारी जानकारी आपने अच्छे से देख ली होगी। अब अपन आपका छठा अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं।
छठा अध्याय। अ, आपके देखो छठे अध्याय का नाम है मानव संसाधन और ये आपकी इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है। तो इसको अपन अच्छे तरीके से पढ़ते हुए बाकी जितने अपन ने अध्याय देखे उसको अच्छे तरीके से समझते हुए अपने इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो, मानव और संसाधन। अब मानव में आप समझते हो मानव क्या होता है? मानव का मतलब होता है मनुष्य। मानव का मतलब क्या होता है? मनुष्य। और संसाधन का मतलब है आवश्यकता की पूर्ति करना। आवश्यकता की पूर्ति करने वाली वस्तु। ठीक है। अब मेरे सामने पेन पड़ा है। तो पेन मेरे लिए लिखने का काम कर रहा है, तो वो मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, तो वो क्या है? एक प्रकार से संसाधन है। और यहाँ अपने इस अध्याय में अपन देखेंगे कि मानव संसाधन है। मानव किस तरीके से संसाधन है? यानी मानव एक दूसरे मानव की किस तरीके से सहायता प्रदान करता है। देखो, मैं आपके लिए संसाधन हूँ या नहीं? आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपकी पढ़ने की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा हूँ, तो मनुष्य एक संसाधन है, अपन ये बात कह सकते हैं। आपको अगर कोई पूछे कि भई क्या मानव संसाधन है या नहीं है, तो आप बिल्कुल वहाँ जवाब देंगे कि हाँ, मानव संसाधन है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो थोड़ा बहुत इसको अपन पढ़ लेते हैं। देखो, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन कौन है? लोग। एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारा सोना पड़ा है। सोना मतलब वो आप नींद लेने वाला सोना नहीं, गोल्ड होता है ना, गोल्ड। वो गोल्ड पड़ा है पीला पीला, और वहां पे कोई नहीं रहता, तो उस सोने का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है ना, उस गोल्ड का कोई वैल्यू नहीं है, उस गोल्ड की कोई मूल्यता नहीं है। लेकिन वहां पे लोग रहते हैं वो, और वहां पे गोल्ड निकल जाए, तो उस गोल्ड का मूल्य बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सब लोग उसको खरीदना चाहेंगे, सब लोग उसको पहनना चाहेंगे। तो किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़े जो संसाधन होते हैं वो होते हैं मनुष्य या फिर मानव। ठीक है। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकता और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही नहीं, अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। तो एजुकेशन और स्वास्थ्य और लोगों के जानने की इच्छा है, वो संसाधनों का विकास करते हैं। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। ठीक है ना? 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया, और इससे ये प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण साधन हैं। तो भारत के अंदर एक मानव संसाधन मंत्रालय है जो 1985 में बनाया गया। यहाँ डायग्राम्स के माध्यम से आपको क्या समझाया जा रहा है? देखिए, ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। मेरे गांव में 1000 लोग हैं, मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग होंगे? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? ठीक है ना? तो ये सारे आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं? तो देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। देखो, ये एक योजना है, PMKVY। क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जकों को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना। ठीक है ना? तो ये PMKVY एक योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था 2018 के अंदर, है ना? 2000, हाँ, 2018 के अंदर, जहाँ मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज दिया गया, जिसके माध्यम से मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, PMKVY का पूरा नाम क्या है? PMKVY का प्रधानमंत्री कौशल विकास
योजना। ओके। अब है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या का मतलब क्या है कि जो लोग रहते हैं उनकी संख्या का वितरण किस तरीके से है, यानी किस जगह कितने लोग रहते हैं, किस प्रकार से लोग रहते हैं। तो ये जनसंख्या वितरण अपन अगली क्लास में करें या इसी में करें? चलो इसमें ही कर लेते हैं। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार के लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है ना? यानी इस धरती पर जिस तरीके से लोग फैले हुए हैं उसको जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करती है और विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। यानी पूरे विश्व में लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके से रह रहे हैं, कहीं ज्यादा है कहीं कम। कुछ देश बहुत घने बसे हैं और कुछ विराल विरल जनसंख्या वाले हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका में घने बसे क्षेत्र हैं। कुछ अक्षांशीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, उच्च पर्वतीय क्षेत्र और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वर्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वर्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। विषुवत वर्त के दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में बहुत अधिक। विषुवत वर्त का मतलब क्या हुआ? ये आपकी पृथ्वी, और ये विषुवत वर्त का मतलब है जो वो रेखा जो भूमि को दो भागों में बांटती है। जैसे आपकी भूमध्य रेखा भूमि को दो भागों में बांटती है। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। तो ये कह रहा है कि दक्षिण की अपेक्षा यानी यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे लोगों की संख्या अधिक है। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। ध्यान रखना, सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप की बात करें तो आपका एशिया एक नंबर पे और 2 नंबर पे अफ्रीका होगा। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं और इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ठीक है? और विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में एशिया में रहते हैं। देखो, प्रत्येक 100 लोगों में से कितने लोग हैं जो एशिया में रहते हैं? ये इतने ऐसे ऐसे जो लोग हैं ना, वो रहते हैं एशिया में, सारे गिन लेना। और ये इस कलर के जो लोग हैं वो यूरोप में रहते हैं और अफ्रीका में ऐसे रहते हैं। ठीक है? और मध्य व दक्षिण अमेरिका में ऐसे कलर वाले लोग रहते हैं और उत्तरी अमेरिका में ये रहते हैं और ओनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर द्वीप के प्रत्येक 100 लोगों में से एक लोग आपको दुनिया में यहाँ का मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद में 10 अधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे यूएसए, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, 5 पे ब्राजील, 6 पे पाकिस्तान, 7 पे बांग्लादेश, 8 पे नाइजर, 9 पे रूस और 10 पे जापान। ठीक है? तो ये आपने देख लिया और आगे की क्लास में अपन नेक्स्ट की जानकारी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें और साथ ही साथ अपने कोई फ्रेंड है जो आपकी अन्य क्लासों में पढ़ते हो उनको भी बताएं कि लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के ऊपर सभी क्लासें फ्री में आपके पढ़ने के लिए ली गई है। मिलेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में।